हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो अभी देखे होंगे आप, हाँ, पुष्पा मूवी अच्छी खासी गई, हाँ। और उसी सीक्वेंस में ये बैच है, हाँ, पुष्पा बैच। सुने ही होंगे, बहुत फेमस डायलॉग है ना कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या। ठीक, देखिए इसमें जो स्टार्ट हो रहा है ना वो एसएससी जीडी और रेलवे एनटीपीसी है ना। इसके जो एमसीक्यू हैं वो स्टार्ट होंगे और इसमें जो स्टैटिक जीके का पोर्शन अच्छा खासा कवर होगा। ठीक है, चलिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें भारत का सबसे छोटा राज्य, तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ठीक है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है भारत का? गोवा है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्लियर हो गया है ना, ऐसा। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो कौन सा पड़ेगा? सिक्किम का पड़ेगा। तीसरे नंबर पे देखें तो कौन सा पड़ेगा? त्रिपुरा का पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब है क्या, गोवा की अगर हम बात करें, है ना, तो गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। ठीक है, गोवा की राजधानी जो है पणजी है। गोवा में दो प्रमुख नदियां हैं, ठीक, एक मांडवी है और एक जुआरी है। ठीक है, एक मांडवी है और एक जुआरी है। तो गोवा की जो राजधानी है ना पणजी, वो मांडवी नदी के किनारे है। क्लियर हो गया। गोवा का जो हाईकोर्ट है वो कहाँ है? तो गोवा का हाईकोर्ट भी कहाँ पे है? तो पणजी के अंदर है गोवा का हाईकोर्ट। क्लियर हो गया। अच्छा देखिए, गोवा में एक भाषा बोली जाती है और गोवा की जो भाषा है ना उसका नाम है कोंकणी। ठीक है, कोंकणी भाषा है, कोंकणी भाषा है। और ये कहाँ बोली जाती है? ये गोवा के अंदर बोली जाती है ना। संविधान में 71वां संविधान संशोधन हुआ था, ये पता है भाषाओं को किस रखा गया संविधान के? तो ये रखा गया 8वीं अनुसूची रखा गया है। और कोंकणी जो भाषा थी ना, ये 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो 92 में 71वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके द्वारा जो है 3 भाषाओं को क्या किया गया था? तो 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, है ना। कौन कौन सी? एक कोंकणी जोड़ा गया था, है ना, मणिपुरी जोड़ा गया था, ठीक है, मणिपुरी जोड़ा गया था और नेपाली भाषा जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, है ना, 1992 1992 1992। ठीक है, और कौन सी अनुसूची में रखा गया भाषाओं को? 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, तो ये भाषा यहाँ पर जोड़ी गई थी। अगर हम बात करें गोवा का जो लिंगानुपात है ना, है 973। ठीक है, 973 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 973 महिलाएं हैं। ये है गोवा का लिंगानुपात, है ना। अगर यहाँ के साक्षरता दर की बात करें तो 88.70 यहाँ साक्षरता दर है। ठीक है, 88.70 क्या है यहाँ की साक्षरता दर है। क्लियर हो गया। अच्छा, गोवा के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 3702 किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल आता है। 3702 किलोमीटर के आसपास लगभग इसका क्षेत्रफल आता है। ये है किसका? गोवा का हिसाब किताब, है ना। अच्छा, गोवा में अगर हम जिलों की संख्या की बात करें तो 2 ही जिले हैं ना, एक उत्तरी गोवा है और एक दक्षिणी गोवा। ठीक है, अगर हम गोवा में जिलों की संख्या की बात करें तो एक उत्तरी गोवा और एक दक्षिणी गोवा ये है। ठीक है, अच्छा, ये बहुत अच्छे से पता है कि गोवा एक समय पुर्तगालियों का गढ़ रहा है, पुर्तगालियों का अच्छा खासा कब्जा रहा है। ठीक है ना। पुर्तगाली जो है अच्छा खासा गोवा में भारत की आजादी के बाद भी रहे थे। तो 1961 के अंदर, है ना, 1961 में क्या किया गया था? तो यहाँ पे ऑपरेशन विजय अभियान एक चलाया गया था और ऑपरेशन विजय अभियान चला के पुर्तगालियों को यहाँ से हटाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? इसका होगा गोवा। क्लियर हो गया। गुड इवनिंग सबको। क्लियर हो गया। तो ये हिसाब किताब इसका है ना। राइट आंसर इसका होगा कौन सा? नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द, है ना, सत्यमेव जयते शब्द ये किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो देखिए एक बात, उप मतलब होता है समीप, उप मतलब होता है समीप, सद मतलब होता है बैठना, मतलब ऐसा ज्ञान जो शिष्य अपने गुरु के बगल में, पास में, समीप में बैठ कर लेते हैं उसे उपनिषद कहते हैं, है ना। और उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? 108। 108 में 12 उपनिषद प्रमाणित है। ठीक है, 12 उपनिषद प्रमाणित है।
अगर हम इस 108 उपनिषद में बात करें तो दो प्रमुख हैं। एक है कौन सा? मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, और एक है मांडूकोपनिषद ना। एक है मुंडकोपनिषद, एक है मांडूकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही शब्द लिया गया है कौन सा? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये शब्द लिया गया किससे? मुंडकोपनिषद से। और मांडूकोपनिषद से एक शब्द लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। एक मूवी भी है बहुत पुरानी, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है ना? तो ये लिया गया है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? मुंडकोपनिषद ना। और उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी बताई गई है? तो 8 बताई गई है ना। और 108 में जो है 12 प्रमाणित है। और ये जो 12 प्रमाणित है इसमें दो प्रमुख है, एक मुंडकोपनिषद और एक मांडूकोपनिषद है ना। ये दोनों प्रमाणित है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते और मांडूकोपनिषद से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। क्लियर है? तो ये लिए गए है ना। राइट आंसर इसका कौन सा होगा? इसका होगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है वो यही। वेरी गुड इवनिंग सबको। अगला, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना? तो देखिए, इस ऑप्शंस को देखने के बाद तो राइट आंसर होगा 1400 ग्राम। लेकिन अगर हम मेल में बात करें ब्रेन का वजन, तो मेल में होता है 1450 ग्राम और फीमेल में होता है कितना? 1350 ग्राम। 100 ग्राम का अंतर होता है, बुद्धि में नहीं, ब्रेन के। ठीक है, ये ठीक होती है। तो 1400 ग्राम का ब्रेन का वजन होता है कितना? मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम। अगर हम बात करें शरीर में सबसे बड़ा अंग, मतलब सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो अगर बाहरी की बात करें तो बाहरी में कौन सा सबसे बड़ा अंग होगा? त्वचा। ठीक है। लेकिन अगर आंतरिक में बात करें तो आंतरिक में सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन सा है? वो लीवर है। लगभग कितना होता है? 1500 ग्राम का, यानी 1.5 kg। ठीक है, ये किसका होता है? लीवर का वजन होता है ना। ऐसा अगर ब्रेन की बात करें इसके बाद, तो ब्रेन का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम, है ना। इसके बाद अगर हम लंग्स की बात करें, फेफड़े की बात करें, तो लंग्स का वजन कितना होता है? 1300 ग्राम। ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से शरीर के सबसे बड़े अंग में कौन सा आ गया? लीवर आ गया, है ना। ऐसे पूछे तो सबसे ज्यादा आपके पूरा सब कुछ क्या है, तो वो कौन सा है? तो वो है त्वचा, है ना। अगर बाहरी पूछे, लेकिन अगर आंतरिक पूछे तो लीवर है। ठीक है, लीवर की खासियत है, आप ये अपने आप को क्या करता है? फिर से रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, अगर लीवर किसी को दान दिया जाए, लीवर काट के भी दिया जाए, तो ये ऑटोमेटिक अपना जो लीवर होगा आधा, तो वो फिर से जनरेट हो जाएगा, है ना। ऐसा इसके अंदर एक क्षमता होती है ना। ठीक है, इसलिए ये दारू पीने के बाद ना 6 महीने छोड़ दो, 6 महीने के बाद फिर चालू कर दो, कोनो दिक्कत नहीं है। बीच बीच में छोड़ छोड़ के करोगे, लीवर ठीक रहेगा, है ना। तो 1400 ग्राम का ये होता है। ठीक है, ऐसा। फेफड़े के साथ ऐसा नहीं होता है, तो स्मोकिंग वाले थोड़ा सा देख ले। अगला, किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? समझ रहे हैं? रतौंधी का मतलब शाम को 5 बजे के बाद हिसाब किताब बराबर कुछ मतलब दिखबे ना करे। हाँ, ऐसे समझ लीजिए। हाँ, तो वो होता है किस विटामिन के कारण रतौंधी रोग होता है? तो ये है विटामिन ए। विटामिन के कारण होता है, तो ये है विटामिन ए। कैसे होता है रतौंधी? ऐसे देखिए, हमारी जो पूरी बॉडी है ना, वो किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है ना? और ये शुरू से पढ़ते आए हैं हम लोग। और बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? तो टिश्यूज बनते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनता है? तो ऑर्गन बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनते हैं? तो हमारी बॉडी बनती है। बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। लेकिन ये तो पता है कि पूरा सेल अंत में किसका सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सेल, है ना। तो सबसे पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो हमारी आंखें भी तो कोशिकाओं से मिलकर बनी होंगी। ठीक है, ऐसा।
तो हमारी जो आंखें हैं ना वो दो तरीके की कोशिकाओं से मिलकर बनी है। एक होता है रॉड सेल, एक होता है कोन सेल। ठीक है, रॉड सेल जो होती है वो छड़नुमा होती है। ठीक है, छड़नुमा इसकी संरचना होती है। कोन सेल होती हैं वो वाली होती है, जैसे होली होली में देखे होंगे ऐसे तिकोना टोपी पहन के लोग निकल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं। कोन का आइसक्रीम भी बहुत है। तो एक होता है रॉड सेल और एक होता है कॉन सेल, है ना। दो तरीके के सेल होते हैं। ठीक है, ऐसा रॉड सेल जो होता है ना वो अंधेरे में देखने में मदद करता है, और कोन सेल जो होता है ना वो उजाले में देखने में मदद करता है। ठीक है, अंधेरे में देखने में मदद करता है, और कोन सेल कौन सा है, वो उजाले में देखने में मदद करता है। ठीक है, अंधेरे में देखने के लिए एक रसायन चाहिए, एक प्रोटीन चाहिए, और उसका नाम है कौन सा, रेडॉप्सिन। रेडॉप्सिन नाम का प्रोटीन चाहिए। और उजाले में देखने के लिए एक प्रोटीन चाहिए जिसका नाम है ऑप्सिन। ठीक है, ऑप्सिन नाम का। क्लियर हो गया। ठीक है, एक रसायन चाहिए रेडॉप्सिन नाम का, और कौन सेल मतलब उजाले में देखने के लिए एक रसायन चाहिए कौन सा, ऑप्सिन नाम का। क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसा अगर ऑप्सी अच्छा सबसे ज्यादा हमें कब दिखता है, उजाले में दिखता है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रसायन बॉडी में कौन सा है, ऑप्सिन नाम का, ये सर्वाधिक मात्रा में है। और अंधेरे में हमें मात्र केवल बहुत सारी चीजें प्रतीत होती हैं, लाइट और बुता दे तो कुछ दिखवा नहीं करेगा, है ना। तो अंधेरे में केवल चीजें प्रतीत होती हैं, तो इस संख्या, इसकी मात्रा जो है वो कम होती है। कैसे होती है बताता हूँ। ठीक है, ऐसा तो ये हिसाब किताब होता है। अच्छा अब देखिए, अब अगर हम उजाले में हैं तो ऑप्सिन मतलब कौन सेल काम कर रहा है, लेकिन जब जैसे ही ना आप देखिए सूर्य और को बहुत बचपन में लोग खेलते थे, है ना, कि कौन बहुत देर तक सूर्य को देख लेता है। ठीक है, ऐसा तो देखने के बाद आप कभी अंधेरे कमरे में जाएंगे ना तो पूरा कमरा आपको अंधेरा दिखेगा। ठीक है, ऐसा तो उजाले में थे तो कौन सा प्रोटीन कौन सा ये काम कर रहा था, ऑप्सिन। लेकिन जब आप अंधेरे में गए तो कौन सा चाहिए आपको, रेडॉप्सिन। तो यही ऑप्सिन किस में बदलेगा, रेडॉप्सिन में बदलेगा। इसमें कुछ समय लग जाता है, इसीलिए कुछ देर तक आपको तुरंत अंधेरे कमरे में कुछ नहीं दिखेगा। तो रेडॉप्सिन जब जो होगा तब अंधेरे में आपको दिखना चालू होगा, थोड़ी देर के बाद अंधेरे में दिखना जो है वो प्रतीत होता है। ठीक है, तो ऑप्सिन किसमें बदलता है, रेडॉप्सिन में बदलता है। ऑप्सिन को रेडॉप्सिन में बदलने के लिए चाहिए विटामिन ए। कौन सा चाहिए, विटामिन। यही कारण है, अगर विटामिन ए कम रहेगा तो ऑप्सिन रेडॉप्सिन में बदलेगा नहीं, तो अंधेरे में थोड़ा सा जो प्रतीत होता था वो प्रतीत नहीं होगा, है ना। तो टटोल के काम चलता है। ठीक, ऐसा तो इसीलिए विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, ये बोला जाता है। फिर हो गया, इसीलिए डॉक्टर आपको मना करता है कि अंधेरे कमरे में बैठ के मोबाइल नहीं देखते, है ना, बहुत टीवी नजदीक से नहीं देखते, क्योंकि उजाला रहेगा तो कौन सा शटर काम करेगा, कौन वाला। और तब तक मान लो कि अगर आप मोबाइले में हो, आप देख ही रहे हो या आप वीडियो कॉलिंग बतिया ही रहे हो, तब तक पता चले कोनो आ गया, फिर मोबाइल छुपाओगे, है ना, ऐसा। तो फिर अंधेरे वाला हिसाब किताब होगा, बार बार शटर अप डाउन करोगे तो शटर खराब हो जाएगा, है ना, तो लग जाएगा चश्मा। ठीक है, ऐसा तो ये हिसाब किताब होता है ना। तो विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसा राइट आंसर होगा इसका विटामिन। नेक्स्ट, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं। हाँ, तो उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। ठीक है, किसको कहते हैं, महानदी को। महानदी निकलती कहाँ से है, छत्तीसगढ़ से किस जिले से निकलती है, धमतरी जिला है छत्तीसगढ़ में, धमतरी जिला, वहां से निकलती है। किस पहाड़ी से निकलती है, हवा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ऐसा तो छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ से निकलकर फिर ये कहाँ जाती है, उड़ीसा के अंदर जाती है। और उड़ीसा में ये कहाँ, संबलपुर में, ना, संबलपुर जिले में प्रवेश करती। ठीक है, ऐसा। और इसके कारण उड़ीसा में बहुत ज्यादा बाढ़ आता है, जिसके कारण जो है उड़ीसा में मतलब बाढ़ आने के कारण बहुत सारे लोगों की जान जाती है। यही कारण है कि इसको उड़ीसा का शोक कहते हैं ना। ठीक है, ऐसा महानदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है ईब। और ये इस नदी के नाम से, इसी नदी के किनारे उड़ीसा के अंदर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है ईब रेलवे स्टेशन।
और ये सबसे छोटा, स्पेलिंग के अनुसार सबसे छोटा रेलवे स्टेशन के रूप में ईब देखा जाता है। सबसे छोटा स्पेलिंग के अनुसार अगर भारत में सबसे छोटा कोई रेलवे स्टेशन है तो वो ईब है। ईब महानदी की सहायक नदी है और इसी ईब नदी पर रेलवे स्टेशन का नाम ईब पड़ा है। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर इसका होगा ईब। अब जैसे महानदी है, ठीक है, ऐसे अगर हम इधर से जा रहे हैं ना, तो ये वाला हाथ मेरा दाहिना, ये बायां, तो कुछ नदियां दाहिने से भी मिलेंगी और कुछ नदियां बाएं से भी मिलेंगी, है ना। यही तो इसका अपवाह तंत्र कहलाएगा। क्लियर हो गया? तो महानदी के अंदर अगर हम बात करें बाएं से मिलने वाली नदियां, तो शिवनाथ है, हसदेव है ना, मांड है, अपर्णा है, ये है ना। और अगर हम इधर से बात करें दाएं से, तो पैरी है, ओंग है, तेल है ना। ये नदियां जो है इसमें दाहिने और बाएं से ये मिलती है ना। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? महानदी। क्लियर हो गया? कोसी को कहाँ का शोक कहते हैं? तो कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में सबसे ज्यादा इसके कारण बाढ़ आता है। ठीक है। दामोदर को कहाँ का कहते हैं? दामोदर को कहते हैं पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। क्लियर हो गया? राइट आंसर इसका होगा महानदी। पंचतंत्र किसने लिखा है? ठीक है, पंचतंत्र किसने लिखा है? तो देखिए, चाणक्य ने तो अर्थशास्त्र लिखा था ना, अर्थशास्त्र लिखा है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य लिखा है। ठीक है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है ना, विज्ञान शाकुंतलम लिखा है। ठीक है। और विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। ठीक है। राइट आंसर इसका कौन सा होगा? इसका होगा विष्णु। फिर एक कोई है जो सटीक सटीक आंसर दे रहा है लास्ट में, बंदलेस कुछ ऐसे, समझ में नहीं आया। बड़ा टेढ़ा तो आईडी बना। अगला, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है। तो बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? कब किया गया था? किया तो गया था 1905 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड किसने किया था बंगाल का? ठीक है, ऐसा। और इसी के द्वारा किया गया था बंगाल का विभाजन, है ना, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कैसे किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन? तो देखो, ये बंगाल की अगर हम पूरी बात करें, देखो सबसे पहले अगर मैं भारत को बनाऊं, तो भारत का ये हिस्सा पूर्व का हिस्सा हुआ, ये हिस्सा पश्चिम का हिस्सा हुआ, ये हिस्सा उत्तर का हुआ और ये हिस्सा दक्षिण का हिस्सा हुआ। ठीक है। और अभी बात करें बंगाल की, तो ये वाला इलाका, मतलब भारत के पूर्वी वाले इलाके की बात कर रहे हैं। तो उस समय क्या था, इधर वाला जो हिस्सा था, इधर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बहुत ज्यादा था और इधर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बहुत ज्यादा था। ठीक है। तो उस आधार पर इस बंगाल का जब विभाजन किया गया तो इसको बना दिया गया पूर्वी बंगाल, बंगाल, और इसको बना दिया गया पश्चिमी बंगाल। को बना दिया गया कौन सा? पश्चिमी बंगाल, है ना। तो इस तरीके से पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बने, है ना। भारत की आजादी के बाद यही वाला हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान हुआ और 1971 में इसको क्या कर दिया गया? बांग्लादेश कर दिया गया। ठीक है। तो ये तो बांग्लादेश में निकल गया। अब ये पश्चिमी बंगाल में उस समय कौन कौन से क्या आती थी? आज का पश्चिम बंगाल वो, प्लस बिहार वाला इलाका, प्लस कौन सा? उड़ीसा वाला इलाका। ठीक है, इतना। तो ये पूरा हिस्सा पश्चिमी बंगाल होता था, लेकिन धीरे धीरे बिहार भी हट गया, है ना। 1936 में कौन हट गया? उड़ीसा भी हट गया। ठीक है, ये सब हट गया। आज के डेट में केवल पश्चिम बंगाल रह गया। तो पश्चिम बंगाल जो है वो भारत के पूर्व में है, लेकिन बोला इसको पश्चिम बंगाल जाता है, कारण ये है इधर पूर्वी, इधर
इस आधार पे बोला जाता है। इसीलिए ममता बनर्जी अभी हाल की बात बता रहे हैं, ममता बनर्जी ने क्या बोला है कि इसको पश्चिम बंगाल को जो है बंगाल करने की बात कही गई है कि पश्चिम बंगाल शब्द तो बहुत पुराना है और उसका कॉन्सेप्ट दूसरा था, अब इसको पूरा बंगाल कर दिया जाए, है ना। और किसी भी राज्य का अगर जैसे आपके गांव का नाम बदलना हो, शहर का नाम बदलना हो, चौक का नाम बदलना हो, ब्लॉक का नाम बदलना हो, तो ये अधिकार तो राज्यपाल के पास होता है, ठीक है। राज्यपाल के पास होता है, राज्य मंत्री परिषद के सलाह पर करता है, ठीक है। लेकिन अगर राज्य का ही नाम बदलना है तो राज्य का नाम बदलने के लिए अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि ये शक्ति किसके पास है, तो ये शक्ति है किसके पास, संसद के पास, है ना। ये शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, ठीक है। और आपको पता ही है मंत्रिपरिषद के सलाह पर तो ये होता है, इसीलिए जो है वो पश्चिम बंगाल से भाग के आई थी किसके पास, मोदी जी से मिलने, है ना। तो अनुच्छेद 3 में अगर राज्य का ही नाम बदलना हो तो अनुच्छेद 3 साफ साफ कहता है संसद को यह अधिकार होगा कि संसद किसी भी राज्य का नाम, किसी भी नए राज्य का निर्माण या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन ये कर सकती है, ठीक है, ऐसा। तो ये हिसाब किताब है ना। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। हालांकि ये बहुत घिनौना काम था जिसे 1911 में रद्द कर दिया गया, लेकिन अब अंग्रेजों के लिए बंगाल रहने लायक नहीं हो गया था, तो इसलिए मतलब कलकत्ता से राजधानी को हटा के कहां शिफ्ट किया गया, तो दिल्ली शिफ्ट करने की बात कही गई। ये अंग्रेजों के टाइम पे है। हालांकि भारत में दिल्ली को राजधानी का दर्जा है ना, वो 69वें संविधान संशोधन के जरिए मिलेगा, ठीक है, 1991 में, है ना। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राजधानी मतलब ये राजधानी का दर्जा मिलेगा संवैधानिक रूप से। ऐसे अंग्रेजों के द्वारा तो 1911 में कर दिया गया था, ठीक है, ऐसा। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, इसका होगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। नेक्स्ट, हूल विद्रोह का संबंध, वेरी गुड इवनिंग सबको ना। हूल विद्रोह का संबंध ये किस राज्य से है, ठीक है, ये है किससे, झारखंड से है, ठीक है, झारखंड। और आपको पता ही है झारखंड किससे अलग होकर बना है, तो बिहार से अलग होकर बना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है, तो एमपी से अलग होकर, है ना। अभी मैं बताया था, ठीक है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन आर्टिकल कौन सा बताता है या अनुच्छेद कौन सा बताता है, अनुच्छेद 3, ठीक है। चलो, हूल विद्रोह का संबंध किस राज्य से है, तो हूल विद्रोह का संबंध झारखंड राज्य से है। और यहाँ पर एक गांव है, झारखंड में एक गांव है जिसका नाम है भोगना डी, कौन सा राज्य है, भोगना डी राज्य। अब कौन सा गांव है, भोगना डी गांव, ठीक है। और इसी भोगना डी गांव से आदिवासियों का ये जो है विद्रोह शुरू हुआ था, अंग्रेजों के मतलब विरोध में हुआ था। और यहाँ पे जो व्यक्ति थे वो थे कौन, सिद्धू और कान्हू, ठीक है, सिद्धू और कान्हू, इनके द्वारा जो है वो चालू हुआ था, सिद्धू और कान्हू के द्वारा, है ना, ठीक है। झारखंड का ये जो हूल विद्रोह था, आदिवासियों का विद्रोह था, स्टार्ट कब हुआ था, 30 जून को स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था, है ना, ठीक है। तो झारखंड का ये हिसाब किताब, इसके लिए एक नारा दिया गया था, ये नारा था हमारी माटी छोड़ो, ठीक है, ये नारा दिया गया था, हमारी माटी छोड़ो का नारा, है ना। झारखंड को झाड़ियों का वो बोला जाता था, राज्य बोला जाता था, और यहीं से अंग्रेजों के द्वारा इसको झारखंड नाम, ठीक है। राइट आंसर इसका होगा झारखंड। देखिए आ गया प्रश्न, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था, तो ये संविधान संशोधन कौन सा है, तो ये है 69वां संविधान संशोधन, 1991 में ये हुआ, ठीक है। हमारे रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है, ठीक है, हमारे रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है, तो ये है हीमोग्लोबिन के कारण होता है ना, ठीक है, ऐसा। और ये किससे मिलकर बना होता है, आयरन से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ब्लड के स्टडी ऑफ ब्लड, है ना, ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी, ठीक है, हेमेटोलॉजी, ये किसको कहते हैं, ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें हृदय के अध्ययन को, है ना, हार्ट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो हार्ट के अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी, है ना, ठीक है। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो सेल के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी, है ना, क्लियर हो गया। वायरस के अध्ययन को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी, ठीक है, ठीक है। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, है ना,
बैक्टीरियोलॉजी। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसा। तो ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी, हार्ट के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी, उसी तरह फेफड़े की अगर बात करें, फेफड़े के अध्ययन को तो पल्मोनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। तो ब्लड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी, है ना। और इसमें जो है कौन सा है? हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। और हीमोग्लोबिन का ही काम क्या होता है? ऑक्सीजन को लेकर जाना। ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर जाना, ये किसका काम होता है? ठीक है, तो ये होता है ना, हीमोग्लोबिन को लेकर जाना। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसा। देखोगे जब लोग स्मोकिंग करते हैं ना, तो स्मोकिंग करने के टाइम पे क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को छोड़ देता है और धुआं लेके भाग जाता है। ठीक है, ऐसा। क्लियर हुआ? ये काम करता है कौन? तो ये काम करता है हीमोग्लोबिन। इसीलिए धुआं लेने के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं जाता, इसलिए धुआं छोड़ने के बाद लोग फिर वापस से सांस लेते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। क्लियर हो गया? तो हीमोग्लोबिन का ये रोल होता है ना। ऑक्सीजन की मात्रा, जहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी ना, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, और तत्काल में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने का काम कौन करता है? किडनी का रहता है ना। जहां पर अगर इस तरह के, इसीलिए पहाड़ चढ़ते समय ना देखोगे आंख, नाक, कान ये सब लाल लाल हो जाता है ना। ठीक है, ऐसा। वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, तो तत्काल में क्या करता है? किडनी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है, ताकि ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा कैरी किया जा सके, लेके जाया जा सके ना। राइट आंसर इसका कौन सा होगा? इसका होगा हीमोग्लोबिन। क्लियर? इंसुलिन का हार्मोन किस बीमारी में दिया जाता है क्या? ये है मधुमेह, इसी को डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, ऐसा। देखिए, अभी मैं बताया हमारा पूरा बॉडी किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम है पैनक्रियाज। का नाम है पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं? अग्नाशय हिंद। पैनक्रियाज ग्लैंड होता है। ठीक है, ये मिक्स्ड ग्लैंड का उदाहरण है, एक पैनक्रियाज ग्लैंड। और ये जो पैनक्रियाज ग्लैंड है ना, ठीक, ये 3 तरह के सेल से मिलकर बना होता है ना। इसको खोजा किसने था? तो लैंगर हैंस ने इसको खोजा था। ठीक है, ऐसा। ये जो है 3 तरह का सेल होता है ना। पहला कौन सा है? अल्फा सेल, है ना। दूसरा कौन है? बीटा सेल। ठीक है, बीटा सेल। और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है गामा सेल, है ना। तो ये 3 तरह के सेल से मिलकर बना होता है। और ये जो पैनक्रियाज है ना, ये बीटा जो सेल्स होता है ना, ये कितना होता है? तो ये होता है 70 से 75%। ठीक है, 70% के आसपास। अल्फा सेल कितना होता है? ये होता है 20% के आसपास। गामा सेल कितना होता है? ये होता है 10% के आसपास। क्लियर हो गया? ऐसा ये होता है। और ये पैनक्रियाज जो ग्लैंड है ना, इस पैनक्रियाज ग्लैंड में ये जो बीटा सेल्स हैं, यही सेल्स बनाते हैं इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन का फॉर्मेशन कौन करता है? यही बीटा सेल। ठीक है, और बीटा सेल की खोज किसने किया था? बेंटिंग और बेस्ट ने। बेंटिंग एंड बेस्ट ने जो है वो बीटा सेल की खोज की थी। क्लियर हो गया? और ये जो इंसुलिन है ना, ये काम क्या करता है? तब आपको समझ में आएगा डायबिटीज। यही जो इंसुलिन नाम का हार्मोन्स है, ये क्या काम करता है? जैसे एक इंसान को दिन भर में कितना कैलोरी ऊर्जा चाहिए होता है? तो 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होता है आसपास। 2400 कैलोरी पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, ऐसा। इतनी ऊर्जा। लेकिन कहने का मतलब, अगर हम कोई चीज खाते हैं तो हमें ये थोड़ी ना पता चलता है कि हम कितना खा रहे हैं। अब जैसे चिप्स उप्स का पैकेट लीजिए, तो उसके पीछे लिखा रहता है कि इतनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी आपको। लेकिन जब धरिया में आप भात, चावल, दाल, तरकारी ये सब लेके देखते हैं, तो थरिया के पीछे थोड़ा ना लिखा रहता है कितना कैलोरी आप खा रहे हैं। मतलब कुल मिला-जुला के आपकी जो कैलोरी है वो किस पर निर्भर कर रही है? स्वाद पर निर्भर कर रही है। बढ़िया खाना मिलेगा तो दबा के खा लेंगे, कम मिलेगा तो कुछो नहीं खाएँगे, चल जाएगा काम। ठीक है, ऐसा। तो अब ये 2400 कैलोरी है। अब मान के चलिए, अब आपको पता तो नहीं चला आपने कितना खाया, लेकिन अगर मान के चलो आपने 3000 कैलोरी दिन भर में खा लिया, स्वाद भी खाना मिला, बढ़िया मिला। तो ये जो 600 कैलोरी आपने एक्स्ट्रा खाया, ठीक, और लगातार यही काम चलता रहे 2-3 साल, 4 साल, तो देखेंगे आदमी हैवी हो जाता है। मतलब ज्यादा कैलोरी लेने से भी इंसान मोटापा आता है, सीधी-सीधी बात है, हाँ आता है। ठीक है, ऐसा। तो अब ये जो 2400 से कितना 3000, तो जो 600 कैलोरी आपने एक्स्ट्रा लिया, इसी 600 कैलोरी, अब ये तो कैलोरी किस में आ गई? ब्लड के अंदर आ गई।
इसी कैलोरी को, यही एक्स्ट्रा कैलोरी को इंसुलिन क्या काम करता है, फैट में बदल देता है, इसीलिए मोटापा बढ़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये डिस्टर्ब हो जाए तो इंसुलिन की मात्रा बॉडी में कम आएगी। जब इंसुलिन की मात्रा बॉडी में कम आएगी तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी था, ये एक्स्ट्रा कैलोरी बदल नहीं पाएगा फैट में, तो ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं डायबिटीज। ठीक है, ऐसा, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं डायबिटीज। क्लियर हो गया, या इसी को कहते हैं मधुमेह, है ना। अब जिनको शुगर हो गया वो जाएंगे चेक कराने, दो तरह से चेक होता है। एक होता है खाना खाने के बाद चेक होता है, एक होता है जब सुबह सुबह उठे एकदम फास्टिंग कंडीशन हो तब होता है। ठीक है, फास्टिंग कंडीशन हो तब होता है। ठीक है, ऐसा। तो अगर फास्टिंग कंडीशन की बात करें, ठीक है, अगर फास्टिंग कंडीशन की बात करें, फास्टिंग कंडीशन के अंदर कितना शुगर होना चाहिए, तो 60 से 80 mg पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml ब्लड में कितना होना चाहिए, 60 से 80 mg, है ना। अगर खाना खाने के बाद, ठीक है, जैसे मान लो रात में खा के इंसान सोया है, तो जिस हिसाब से खाया उसी हिसाब से ना ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा रहेगी। ठीक है, ऐसा। तो 60 से 80, लेकिन अगर खाना खाया हो तो तुरंत तो बढ़ गया शुगर की मात्रा, तब कितना होना चाहिए, 120 से 140 mg पर 100 ml ब्लड। ठीक है, पर 100 ml ये होना चाहिए, है ना। तो यही होता है कौन सा, मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है, राइट आंसर इसका कौन सा होगा, डायबिटीज। क्लियर हो गया। अगला चलें, समझ में आ रहा है या नहीं। अंडमान निकोबार की राजधानी, है ना, ये कहाँ, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ स्थित है, ये बताना है। देखो जरा कहानी, ऐप लगा, अगर भारत का मैप खोले, है ना, केवल समझने के लिए बता रहे हैं, वो देख लो तो फिर हम वहां बना। तो ये हिस्सा कौन सा है, अंडमान निकोबार वाला, सीधी सीधी बात है। और इसमें ढंग से जो है वो बना है नहीं, है ना, तो अंडमान निकोबार वाला है। ठीक है, और ये है ऊपर वाला हिस्सा, ये है अंडमान, और नीचे वाला हिस्सा जो है ये है निकोबार। इसी को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, इसी को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब उस सवाल में बना लेते हैं। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो ये कुछ ऐसे सीन था। ठीक है ना, ऐसा। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये अंडमान का था और नीचे वाला हिस्सा निकोबार का, है ना। ये 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। ठीक है, ऐसा। अब अगर हम अंडमान की बात करें, ठीक है, तो ये हिस्सा इसका कौन सा है, अंडमान कहलाता है उत्तरी अंडमान। ये हिस्सा कौन सा कहलाता है, उत्तरी अंडमान। ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। ठीक है, ऐसा। और ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है, ये इसका दक्षिणी अंडमान। साइज पे मत जाना, है ना, दक्षिणी अंडमान। और ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है लिटिल अंडमान। ठीक है, लिटिल अंडमान। इस तरीके से ये अंडमान है ना, ऐसा। और ये है निकोबार नीचे वाला, तो ये है कार निकोबार और दूसरा है ग्रेट निकोबार। ठीक है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे ही भारत की सबसे, है ना, दक्षिणतम बिंदु, है ना, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, वो स्थित है। इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं ना। किस अक्षांश पर स्थित है, 6.4। ठीक है, वो यहीं पर स्थित है ना, ग्रेट निकोबार के ऊपर, है ना। अब देखो अंडमान की बात कर रहे हैं, ये उत्तरी अंडमान है, इसी पर एक चोटी है जिसका नाम है सैडल पिक, सैडल पिक, है ना, ऐसा। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पिक है, ये कहाँ पे है, उत्तरी अंडमान के अंदर है। ठीक है, उत्तरी अंडमान के, क्लियर हो गया। मध्य अंडमान की अगर हम बात करें तो अंडमान का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य अंडमान है। ठीक है, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो कौन सा है, तो वो है मध्य अंडमान। और ये जो दक्षिणी अंडमान है इसी पर राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, इसी पर राजधानी कौन सी है, पोर्ट, क्लियर हो गया, ऐसा। तो ये है राजधानी, ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो ये है दक्षिणी अंडमान पर। ठीक है,
राइट आंसर इसका कौन सा होगा? दक्षिणी अंडमान। ठीक है, ऐसा। तो अंडमान निकोबार की राजधानी। आज की क्लास बस इतनी ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी टाइम पे, है ना, शाम को। और ये रेगुलर सीरीज है, शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसा। और इसमें जो है एसएससी जीडी और वही रेलवे का जो पोर्शन है, रेलवे एनटीपीसी, इसको कवर कराया जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जहाँ रहें। धन्यवाद।